Well, dear students, I welcome you all to this course TMF 501 Manuals, Fertilizers and Soil Fertility Management. And in today's lecture, we will try to cover history of soil fertility and also we will try to cover criteria of essentiality. So let's begin. Very important points are mentioned here. So humans started practicing agriculture 10 to 12,000 years back. So you have to keep it in mind that humans started practicing agriculture 10 to 12,000 years back. And also manuring is mentioned in Vedas, Veds and Upanishad. वेद में भी मैन्योरिंग का मेंशन है. Well, in after before Christ 327 BC and 287 BC, Theophrastus, a scientist, advocated that the thin soil should be manured heavily. So उसने एडवाइस की कि जो फाइन सॉइल्स हैं, जो थिन सॉइल्स हैं, उनको ज़्यादा मैन्योरिंग की ज़रूरत है. should be manured heavily. Okay, manuring what? Organic manure. He is talking about organic manure because at that time industrial phase did not take place and therefore organic component is being recognized. Next scientist is Virgil. Basically you have to remember main scientists and their work in small lines. Okay, तो आपको छोटा छोटा याद रखना है कि थियोफेस्टस ने क्या कहा था. ओके, वर्जिल ने क्या कहा था. मेन चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी हुई. So what did Virgil say? Virgil said that benefits of green manuring are in vastness. He knew about benefits of green manuring and he told manuring about manuring and its advantages. Okay, so he was well aware about benefits of green manuring. Okay, so वर्जिल ने जो कहा वो आपने सुन लिया. नेक्स्ट इज प्लाइनी. सो प्लाइनी बेसिकली ये जितना भी डिस्कवरीज हो रहा था ये डिफरेंट साइंटिस्ट की थिंकिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा था. उस समय साइंटिस्ट जो सोच रहे थे, देखिए 70 BC से 19 BC, उस समय जो सोच रहे थे उस समय भी ग्रीन मैन्योरिंग का संदर्भ था, उस समय कॉन्टेक्स्ट था. ठीक है. देन प्लाइनी जो साइंटिस्ट था, प्लाइनी ने क्या कहा था? दैट सॉइल शुड बी लाइम्ड एंड द इफेक्ट ऑफ वन एप्लीकेशन लास्टेड फॉर सेवरल ईयर्स. उसने बोला सॉइल शुड बी लाइम मतलब चूना डालना. ठीक है, तो वहाँ पे भी उन्होंने एसिडिक होती होगी उस समय सॉइल, क्योंकि हमें पता है फॉरेस्ट की सॉइल्स, जितनी भी फॉरेस्ट की सॉइल्स होती हैं वो मोस्टली जो होती हैं एसिडिक सॉइल होती हैं, क्योंकि रेन की वजह से बेसिक सॉइल्स लीच डाउन कर जाते हैं. तो उसने बोला था, प्लाइनी ने बोला था AD में 62 to 113 AD में बोला था दैट सॉइल शुड बी लाइम एंड द इफेक्ट ऑफ वन एप्लीकेशन लास्टेड फॉर सेवरल ईयर्स. मतलब एक बार आपने लाइम डाल दिया, उसके बाद जो है इसका सेवरल ईयर्स तक ये वर्क करता है. Next is the information with Romans was collected in a volume around 1242 and the book Ruralium Camodarum by Pietro di Crescenzi. तो बेसिकली पीट्रो डी क्रेसेंसी बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है. ये फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहते हैं इसे, फादर ऑफ एग्रोनॉमी. इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था रूरेलियम कामोदरम. ठीक है, तो उसने काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसमें दे रखी है. शुरुआत की जो आपकी कल्टीवेशन रिलेटेड जितनी भी शुरुआत में जितना भी टेक्स्ट था सब उसमें मेंशन है. सो दिस मीन्स हमें आपको इस स्लाइड में आपको क्या क्या याद रखना है. व्हाट आर द मेजर थिंग्स? थियोफ्रेस्टस ने क्या कहा, वर्जिल ने क्या कहा, प्लाइनी ने क्या कहा एंड पीट्रो डी क्रेसेंसी की बुक कब आई और उन्होंने कब का है उनका, मैं 1240 में आया था. उनकी लाइफ साइकिल तो 1230 to 1370. ये है क्या, फादर ऑफ इकोनॉमी. ठीक है, ये थे फादर ऑफ इकोनॉमी. नो बेसिकली इतने सालों से थिंकिंग हो रही थी, सब चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे थे कि अच्छा फर्टिलिटी का, लेकिन जो मेजर कंटेक्स्ट है, जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन जो शुरू हुआ है, दैट वाज स्टार्टेड इन द बिगिनिंग ऑफ 16th century. ओके, सो सबसे पहले हम ध्यान रखते हैं, देखिए फ्रांसिस बैकन. ठीक है, 16th century चल रही थी.
ठीक है। तो उस समय फ्रांसिस बेकन ने सबसे पहले बोला कि वाटर वॉज द प्रिंसिपल नोरिशमेंट फॉर प्लांट्स। उसने ये बोला कि वाटर जो है वो प्रिंसिपल नोरिशमेंट प्लांट है, ठीक है। प्रिंसिपल नोरिशमेंट मतलब एक इम्पॉर्टेंट नोरिशमेंट, अगर प्लांट को पानी नहीं मिलेगा तो प्लांट डाई कर जाएगा। एंड सेकेंड थिंग फिर उसने वैन हेलमेंट जो साइंटिस्ट था, एक्चुअली बेसिकली आपको साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। सो वाटर वॉज द सोल प्लांट न्यूट्रिएंट। सो वाटर वॉज द सोल प्लांट न्यूट्रिएंट मतलब उसने बोला वैन हेलमेंट ने इस टाइम पे 16th सेंचुरी में कि वाटर इज़ द ओनली इज़ द ओनली प्लांट न्यूट्रिएंट। ओके, तो वाटर जो है सिर्फ वाटर ही आप दीजिए और प्लांट अच्छा सा यील्ड कर जाएगा, ऐसा सोचना था वैन हेलमेंट का। आफ्टर फिर डिस्कवरीज हुई, फिर इन्वेस्टिगेशन चल रहे थे, तो उसी बीच में पोटेशियम नाइट्रेट जिसे हम साल्ट पीटर बोलते हैं, वो बोला कि ये है प्रिंसिपल ऑफ वेजिटेशन एंड दिस वाज अ मेजर सोर्स ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। किसने कहा? ग्लोबर एंड मायो ने, ठीक है। ग्लोबर और मायो ने 17th सेंचुरी चल रही थी, तो ग्लोबर मायो ने उस टाइम पे बोला कि सॉल्ट पीटर एंड सॉल्ट पीटर जिसे हम पोटेशियम नाइट्रेट बोल रहे हैं वाज अ प्रिंसिपल ऑफ वेजिटेशन, ठीक है। उसने बोला पानी नहीं है, KNO3 है, ठीक है। फिर नेक्स्ट था कि अब बोला कि वुडवर्ड ने बोला अराउंड 1700 दैट टेरेस्ट्रियल मैटर और अर्थ रादर देन वाटर इज द प्रिंसिपल ऑफ वेजिटेशन। इसने बोला जो टेरेस्ट्रियल मैटर है, जितना भी हमारा अर्थ का टेरेस्ट्रियल मैटर है वो है प्रिंसिपल ऑफ वेजिटेशन, ना कि वाटर। तो ऐसा सोचना था वुडवर्ड का। बट बेसिकली शुरुआती फेज़ में थिंकिंग्स आ रही थी, फिलोसॉफीज आ रही थी और वो एक दूसरे को कट कर रही थी, एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी और नई फिलोसॉफी का जन्म हो रहा था, नई साइंटिफिक डिस्कवरी का जन्म हो रहा था। तो बेसिकली हमको इस पेज में अभी तक जो याद करना है वो 16th सेंचुरी से कहानी शुरू हुई और क्या क्या चल रहा था, क्योंकि हम फर्टिलिटी रिलेटेड का हम थिंकिंग हिस्ट्री कर रहे हैं, तो इसलिए हमें न्यूट्रिएंट के बारे में, न्यूट्रिएंट का रोल इसमें हमें हर जगह देखना है। नेक्स्ट इज अब जो जेथ्रो टल है 1674 टू 1741 इसका लाइफ साइकिल फेज था। तो इसने अपनी लाइफ साइकिल में बोला, एक बुक लिखी थी इसने, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। बेसिकली पूछा जाता है कि जेथ्रो टल ने कौन सी बुक लिखी थी, तो हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। एंड इसे फादर ऑफ एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो फादर ऑफ इकोनॉमी किसे बोलते थे? पीटरो डिकिंसन। फादर ऑफ एग्रीकल्चर कौन है? जेथ्रो टल। तो इसने क्या बोला था, शुरुआत में सोचना इसका ये आया था कि प्लांट रूट्स एक्चुअली इंजेस्टेड सॉइल पार्टिकल्स थ्रू ओपनिंग्स इन देम आफ्टर विच सॉइल पार्टिकल्स एंटर द प्लांट सर्कुलेटरी सिस्टम। इसने ये बोला था कि जो सॉइल है, जितने भी सॉइल पार्टिकल हैं वो जो है प्लांट रूट के थ्रू या ओपनिंग जो होती है इसके थ्रू यहाँ से सीधे आपके प्लांट के सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाता है। तो इसने बोला कि एक तरीके से कहने का मतलब हुआ कि हमारा जो प्लांट है वो सॉइल खाता है, ऐसा सोचना था जेथ्रो टल का। दिस वाज द थिंकिंग ऑफ जेथ्रो टल, हाउएवर दिस वाज फॉल्स। नेक्स्ट व्यूज ऑन सॉइल फर्टिलिटी एंड क्रॉप न्यूट्रिशन चेंज आफ्टर बॉसिंगॉल्ट। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, बॉसिंगॉल्ट। तो बॉसिंगॉल्ट in his life cycle 1802 to 1882 concluded that carbon in the plants was derived from air and soil provided by only a small part of total plant food. तो वहाँ से कहानी शुरू हुई, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की डिस्कवरी भी नहीं हो पाई थी उस समय तक। तो उस समय क्या बोला इसने बॉसिंगॉल्ट ने, सपोज ये प्लांट है और ये हमारा रूट है, ओके, ये हमारी प्लांट है और ये सपोज ये सॉइल के नीचे, लैंड के नीचे रूट्स हैं। तो उसने क्या बोला, उसने बोला कि जितना भी प्लांट न्यूट्रिएंट लेता है वो सारा का सारा कार्बन से लेता है जो एयर से मिलती है, और सॉइल से मिलता है ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ टोटल प्लांट फूड। तो बहुत ही थोड़ा सॉइल से मिलता है, लेकिन बाकी मेजरली एयर से मिलता है, वो कार्बन के रूप में। हालांकि ये भी फॉल्स, आपको पता है, भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स थ्योरी है, लेकिन इसमें एक डायरेक्शन मिल गया साइंटिस्ट को सोचने का कि कार्बन एंटर कर रहा है हमारे प्लांट में। तो ये दूसरे जो साइंटिस्ट थे, जो को साइंटिस्ट थे, उनको ये हेल्प किया। नेक्स्ट साइंटिस्ट थे हमारे हम्फ्री डेवी एंड थायर। ओके, उन्होंने बोला कि उनका व्यू था, वर ऑफ द व्यू दैट प्लांट्स ड्राइव दिया कार्बन मोस्टली फ्रॉम द सॉइल दस गिविंग बर्थ टू ह्यूमन स्टोरी। अब इन्होंने बोला कि कार्बन जो है वो सॉइल से आ रहा है ज़्यादा और ऑक्सीजन से नहीं, एयर से नहीं आ रहा है ज़्यादा। तो
उस थ्योरी को ह्यूमस थ्योरी बोला। लेकिन इस थ्योरी को भी डिमोलिश किया गया बाय जस्टिस वॉन लाइबिग 1803 टू 1873 में उनका लाइफ साइकिल था। तो ह्यूमस थ्योरी किसने दी? हम्फ्री डेवी ने। ओके, कोई पूछेगा हम्फ्री डेवी एंड थायर ने। तो बोसिंगोल्ड का क्या था? बोसिंगोल्ड का थिंकिंग क्या थी? कार्बन जो है एयर से आता है, और कार्बन ज़्यादा एयर से आता है, और वो खाना मेजर कार्बन से ही बनता है, और सॉइल से बहुत कम खाना बनता है। बट अब यहाँ से जो लाइबिग है, जस्टिस वॉन लाइबिग, यहाँ से इसकी थिंकिंग की वजह से हमारा सॉइल फर्टिलिटी फ्रेम हो पाया। इसकी थिंकिंग बहुत ही एकदम लेवल में थी, उसने एकदम फोकस करके इसने बात रखी, और ये बात आज भी कुछ चीज़ें इसकी फॉलो होती हैं। तो जस्टिस वॉन लाइबिग की भी कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं, उसको समझते हैं। Liebig made the following statements though not all of them can be called as correct. ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट तो नहीं है, बट लाइबिग के कुछ डिसीजंस, कुछ स्टेटमेंट से हमारे इसमें डायरेक्शंस मिल गया, हमारी थिंकिंग में, साइंटिफिक थिंकिंग में डायरेक्शन मिल गया। तो पहला क्या है कि इसने बोला कि मोस्ट ऑफ द कार्बन इन प्लांट कम्स फ्रॉम CO2 ऑफ द एयर, दिस स्पेलिंग इज रॉन्ग, व्हाइल H&O आर डिराइव्ड फ्रॉम वाटर। तो ये थिंकिंग जो उसकी डिस्कवरी थी, ये काफ़ी हद तक करेक्ट है। ये दैट मोस्ट ऑफ द कार्बन इन प्लांट्स कम्स फ्रॉम CO2 ऑफ द एयर व्हाइल H&O आर डिराइव फ्रॉम वाटर। सो जैसे कि आपने प्लांट में देखा होगा, प्लांट में इसने बोला कि H और O, जहाँ से हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, फोटोसिंथेसिस से भी ये चीज़ें समझ में आती हैं कि H और O जो वाटर की फोटोलाइसिस जब होती है तो H&O रिलीज होते हैं, और H&O प्लांट वाटर से ही लेता है, और ऑक्सीजन जो है, सॉरी कार्बन जो है वो आपका CO2 से लेता है। नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट था लाइबिग का। बेसिकली लाइबिग ने बोला था कि फॉस्फेट्स आर नेसेसरी फॉर सीड इन्फॉर्मेशन। तो फॉस्फेट्स आर नेसेसरी फॉर सीड इन्फॉर्मेशन मीन्स कि यहाँ से फॉस्फोरस की इम्पोर्टेंस का पता चलता है कि फॉस्फोरस इज इम्पॉर्टेंट। Phosphorus is important for seed formation because phosphorus is important for, also phosphorus is important for root formation। तो बेसिकली सीड फॉर्मेशन में फॉस्फोरस का रोल इन्होंने बताया, ठीक है। तो वहाँ से समझने में आई कि फॉस्फोरस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो धीमे धीमे जो अभी 1840 के बाद 1954 में जब हमारा क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी बना, उसके बाद धीमे धीमे जब पीरियोडिक टेबल बनने के बाद हमारी सारी चीज़ें इसमें क्लियर हुई। तो ये थिंकिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रही हमारे फ्रेमवर्क को करने के लिए, हमारी फर्टिलिटी को समझने के लिए। सो एल्कलाइन मेटल्स आर नीडेड फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड फॉर्म बाय प्लांट्स। तो इसने ये भी बता दिया। तो इसमें ये थिंकिंग आ गई कि एसिड जो है, प्लांट जो है एसिड बनाता है। तो एसिड कौन से बनाता है? जो उसके रूट से कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स निकलते हैं, तो वो ऑर्गेनिक एसिड्स का इसमें उल्लेख आ गया, ठीक है, उसमें इसका डायरेक्शन आ गया। सो एल्कलाइन मेटल्स आर नीडेड फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड्स। उन्हें बोला कि अब इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, ये एसिडिक मीडियम हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। तो ये चीज़ भी आई थिंकिंग में। एंड नेक्स्ट इज प्लांट एब्जॉर्ब एवरीथिंग फ्रॉम द सॉइल इनडिस्क्रिमिनेटली बट द रूट्स रिलीज व्हाट द प्लांट डज नॉट नीड। तो उसने ये भी बोला कि प्लांट जो है सारे का सारी चीज़ें ले लेता है इनडिस्क्रिमिनेटली, जितने भी सॉइल में होता है सारे की सारी चीज़ें ले लेता है, बट द रूट्स रिलीज व्हाट द प्लांट डज नॉट नीड। उसने उसकी थिंकिंग थी, बट ये भी थोड़ी फॉल्स है। बट द रूट्स रिलीज व्हाट द प्लांट डज नॉट नीड। तो उसने कहा कि रूट्स जो है निकाल देती हैं जो चीज़ ज़रूरत नहीं होती है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी समझना है। लेकिन इससे हमें दिशा मिली, डायरेक्शन मिला दूसरे साइंटिस्ट को समझने के लिए। नेक्स्ट, plants absorb nitrogen as ammonium which they are obtained from the air, soil or manures। okay, तो plant absorb nitrogen as ammonium। तो उसने ये भी ammonium की बात कर दी कि ammonium से आ रहा है। उसने बोला which they are absorb obtained from the air, soil or manure, उसने ये बोल दिया। लेकिन हालांकि एयर में नाइट्रोजन होता है 78%, तो उसकी वजह से इन्होंने इनको बोला होगा। बट सॉइल का मेजर सॉइल और मैन्योर से किस फॉर्म में ले रहा है? एमोनियम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, सारे पॉइंट्स ट्रू नहीं है लेकिन फिर भी एक डायरेक्शन मिली है लाइबिग का 1840 में जो इन्होंने स्टेटमेंट्स दिए थे। तो कभी भी लाइबिग की बात आएगी तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, व्हाई लाइबिग इज इम्पॉर्टेंट इन सॉइल फर्टिलिटी। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ मिनिमम बाय लाइबिग इन अराउंड 1843 या 1840 में मेंशन होता है, बट 1843 में लॉ ऑफ मिनिमम दिया गया था। लॉ ऑफ मिनिमम क्या कहता है? बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना।
that every field contains a maximum of one or more and a minimum of one or more nutrients. उसने बोला कोई भी फील्ड में, एक कोई फील्ड है सपोज, तो उसमें हमारे कोई मैक्सिमम होगा, कोई मिनिमम न्यूट्रिएंट होगा, कोई भी हो सकता है न्यूट्रिएंट, कोई मैक्सिमम न्यूट्रिएंट होगा अमाउंट में, कोई ज़्यादा प्रेजेंट होगा, कोई कम प्रेजेंट होगा, स्वाभाविक सी बात है. एंड विद दिस मिनिमम, उसने बोला विद दिस मिनिमम, जो अमाउंट हमारा कम, जो हमारा न्यूट्रिएंट कम अमाउंट में प्रेजेंट है, सपोज यहाँ पे कम है, यहाँ पे हम ज़्यादा बना देते हैं, एक बार यहाँ पे हम ज़्यादा कर देते हैं, यहाँ पे कम कर देते हैं, ठीक है. जो न्यूट्रिएंट कम अमाउंट में है कोई भी, बीट लाइम, पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड मैग्नीशियम, बिकॉज उस टाइम पे क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी नहीं आए थे, उस समय न्यूट्रिएंट्स भी इतने सारे एसेंशियलिटी उनकी डिफाइन नहीं हो पाई थी. तो उसने बोला बीट लाइम, पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड और मैग्नीशियम और एनी अदर न्यूट्रिएंट, द ईल्ड स्टैंड्स इन डायरेक्ट रिलेशन. उसने ये बोला डायरेक्ट रिलेशन किससे, सिर्फ और सिर्फ मिनिमम वाले से. मतलब उसने बोला कि जैसे सपोज ये ईल्ड का ग्राफ बनाते हैं और ये न्यूट्रिएंट का ग्राफ बनाते हैं, तो उसने बोला कि अगर जो मिनिमम न्यूट्रिएंट है, जो मिनिमम अमाउंट में है, उसका अमाउंट आप बढ़ाएंगे तो ईल्ड जो है डायरेक्टली बढ़ेगी. ठीक है, उसका कहना ये था कि ईल्ड अगर मिनिमम न्यूट्रिएंट जो भी है, सपोज मैग्नीशियम ले लेते हैं एग्जाम्पल से, suppose magnesium is the minimum nutrient in this field, so if the magnesium rate is increased or magnesium amount is increased, the yield is also increased in direct relation. Okay, I think this thing is very clear. But he also gave a view of barrel. तो बैरल समझते हैं. बैरल क्या होता है, बेसिकली आपको पता होगा कि इंडिया में पेट्रोल जो है लीटर में होता है और वहाँ यूएस में बैरल में होता है. तो बैरल क्या होता है, ये होता है. ठीक है, इसे स्टेव्स हैं, देखिए स्टेव्स हैं इतने सारे. लेट्स क्लियर दीज थिंग्स. लाइबिग यूज द इमेज ऑफ बैरल विद द अनइक्वल स्टेव्स टू एक्सप्लेन हाउ प्लांट ग्रोथ इज लिमिटेड बाय द एलिमेंट इन शॉर्टेस्ट सप्लाई, जस्ट एज द लेवल ऑफ वाटर इन द बैरल इज लिमिटेड बाय द शॉर्टेस्ट स्टेव. तो उसने बोला जैसे शॉर्टेस्ट सप्लाई की हम बात करें तो वैसे ही उसने एक एग्जाम्पल लेके बोला, जैसे बैरल में अगर कोई छोटा स्टेव है तो वो डिफाइन करेगा कि पानी कितना आएगा. ओके, क्योंकि अगर इससे ऊपर आ ही नहीं सकता, क्योंकि सारा पानी यहीं से नीचे गिर जाएगा, ड्रेन आउट हो जाएगा. तो इसलिए उसने इम्पॉर्टेंट बात रखी कि बैरल जो मिनिमम, लॉ ऑफ मिनिमम जो बना है, इस हिसाब से बना है कि जो मिनिमम अमाउंट में जो न्यूट्रिएंट होगा वही डिफाइन करेगा ग्रोथ की, प्लांट की ग्रोथ की प्रोडक्टिविटी को. ठीक है, तो मेन चीज़ आपको क्लियर हो गया कि जो मिनिमम अमाउंट है वो डिफाइन करेगा यील्ड को. ओके, तो ये कहना था. हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं कि बाकी में और क्या कहना था. सो इन दिस स्लाइड there is written that the principles of Liebig law conclude as concept where the availability of nutrient scarcity is the limiting factor which is equally important for plant growth as a nutrient in abundance. तो उसने बोला जितना न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी जो स्केर्सिटी में है वो लिमिटिंग फैक्टर है. ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी न्यूट्रिएंट के लिए, भले ही वो एबंडेंस में क्यों ना हो. तो स्केर्सिटी वाला जो हमने बैरल वगैरह में सीखा वही. तो उसने ये बोला कि जो स्केर्सिटी इन जो न्यूट्रिएंट दैट इज इन स्क्वेयर्स इज द लिमिटिंग फैक्टर विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ एज द न्यूट्रिएंट इन एबंडेंस. ओके, तो मेन चीज़ आपको क्लियर हो गई कि यही लिमिटिंग फैक्टर था. कौन सा, जो न्यूट्रिएंट जो मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट है वहाँ. Liebig's law of minimum explains that it is the limiting factor whose rate of availability affects the growth. तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया है कि लिमिटिंग फैक्टर की लॉ ऑफ मिनिमम जो उसने बताया, दैट आर लिमिटिंग फैक्टर हुज रेट ऑफ अवेलेबिलिटी अफेक्ट्स द ग्रोथ. तो मतलब अगर आप जो मिनिमम अमाउंट में जो आपका प्रेजेंट है, वेट अ मिनट, जो भी मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट है वही डिसाइड कर रहा है हमारी ग्रोथ को, प्लांट की ग्रोथ को, जो मिनिमम अमाउंट में हमारे प्लांट की विसिनिटी में है. तो ये चीज़ लाइबिग का मेरे ख्याल से लॉ ऑफ मिनिमम को अच्छे से क्लियर हो गया होगा. Next discovery was the establishment of long-term field experiments at Rothamsted, United Kingdom in 1834 by Laws and Gilbert. So this is also very important that Laws and Gilbert have established a long-term field experiment, जिसे हम LTFE बोलते हैं. बेसिकली यहाँ से जो कंसेप्ट आया है LTFE का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉन्ग टर्म फील्ड एक्सपेरिमेंट, मतलब एक ही फील्ड में आप एक ही चीज़ कर रहे हैं और उसका फर्टिलिटी पे प्रभाव देख रहे हैं, फर्टिलिटी पे आप इफेक्ट देख रहे हैं और करते जा रहे हैं ईयर बाय ईयर, जिसे हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म फील्ड एक्सपेरिमेंट्स. मतलब एक ही चीज़
the same thing is going on the field, and we are seeing the effect of that applications on the field, on the soil fertility, that is called as long term fertility experiments. Okay, तो रोथम स्टेट में स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया? लॉज एंड गिलबर्ट. सो लॉज एंड गिलबर्ट आर मेजर साइंटिस्ट देयर. They started this LTFE in 1834. After that, after this further discoveries, that Halliwell and Welfare discovered that legumes do fix atmospheric nitrogen with the help of certain bacteria living on their roots. अब यहाँ पे हमारी लेग्यूम्स की जो डिस्कवरी हुई, लेग्यूम्स की लेग्यूम कैसे नाइट्रोजन फिक्स कर लेती है, आपको ये पता होगा. लेग्यूम कैसे नाइट्रोजन फिक्स करती है, तो नोड्यूल्स होते हैं उसके, आपको ये नोड्यूल्स कैसे डेवलप होते हैं. तो ये हाल्विगल एंड विल्गर ने बोला कि कोई ना कोई बैक्टीरिया है जो रूट्स में रहता है. तो यहाँ से डिस्कवरी हमें समझ में आई, ओके यहाँ से इसने अपना व्यू रखा, दैट्स वाई. अब फिर उसके बाद क्या हुआ, बीजरनिक था, उसने इसको आइसोलेट किया लैब में, एंड आइसोलेट करने के बाद इसको बोला गया बेसिलस रेडिसिकोला. ठीक है, जिसको अब बोलते हैं राइजोबियम. ठीक है, तो बेसिलियस रेडिसिकोला. ओके, तो राइजोबियम का ही अर्लियर नेम था. किसने आइसोलेट किया था? बीजरनिक ने किया था. कब किया था? 1888 में किया था. ओके, तो अर्लियर नेम ऑफ राइजोबियम क्या था? बेसिलस रेडिसिकोला. तो अभी हम बोलते हैं कि राइजोबियम कल्चर करना है, तो वो कौन सा कल्चर है? बेसिलस रेडिसिकोला की बात हो रही है. ही आल्सो आइसोलेटेड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, एजोटोबैक्टर को भी आइसोलेट किया था, एजोस्पाइलम को भी आइसोलेट किया था, जिसमें जो फ्री लिविंग होते हैं, हमारे लेग्यूम्स के लिए ज़रूरी नहीं है. ओके, नेक्स्ट इज हॉपकिंस. इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे उसको, लेकिन नेक्स्ट इज हॉपकिंस ने बोला था 1910 में. अब देखिए 20th सेंचुरी स्टार्ट हो गई है, एंड हॉपकिंस सेड दैट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसने परमानेंट एग्रीकल्चर का उसने डिफाइन किया हॉपकिंस ने, जिसको आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बोलते हैं. सस्टेनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो उसने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का नाम दिया. तो इसने किसने डिफाइन किया? हॉपकिंस ने. Well, let's see about the Indian scenario. Indian scenario क्या कहता है? That in India, soil fertility as a discipline was born in 1882. Okay, after such investigations, now India में कब start हुआ है सॉइल फर्टिलिटी एज अ डिसिप्लिन? 1882 में. तो कब, क्यों हो गया? क्योंकि J.W. लैदर, जिसे हम बोलते हैं फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, वाज अपॉइंटेड इन द फर्स्ट साइंटिफिक स्टाफ ऑफ द इंपीरियल डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जो पहले देहरादून में था, फिर लेटर मूव किया पूसा बिहार में. तो J.W. लैदर, जो फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री बोलते हैं, वाज अपॉइंटेड इन द फर्स्ट साइंटिफिक स्टाफ ऑफ द देन इंपीरियल डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. नाउ अर्लियर डिस्कवरी सजेस्टेड दैट इंडियन सॉइल्स आर पुअर इन नाइट्रोजन. तो जो इंडिया में जब डिस्कवरी स्टार्ट हुई तो समझ में आया कि सबसे मेजर नाइट्रोजन ही इम्पॉर्टेंट है. नाइट्रोजन तो पूरे इंडिया में डेफिशिएंट है, इंडियन सॉइल्स नाइट्रोजन में बहुत ज़्यादा पुअर हैं, जिसकी वजह से हमें ईल्ड नहीं आ पा रही है. तो नाइट्रोजन का फिर हमारा इनकॉर्पोरेशन शुरू हुआ. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी. ओके, सो बिफोर गोइंग फर्दर कि क्राइटेरिया होता क्या है एसेंशियलिटी का, पहले समझ लेते हैं मिनरल न्यूट्रिशन क्या होता है. बेसिकली हमें ये चीज़ समझना ज़रूरी है. द टर्म मिनरल न्यूट्रिएंट इज जनरली यूज टू रिफर टू एन इनऑर्गेनिक आयन ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल एंड रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ. तो मिनरल न्यूट्रिएंट किसे बोल रहे हैं? वेट अ मिनट. ओके, मिनरल न्यूट्रिएंट किसे बोल रहे हैं? वो इनऑर्गेनिक आयन का, जो सॉइल में इनऑर्गेनिक आयन होता है, जो ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो चुका होता है, तो इनऑर्गेनिक आयन ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल एंड रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ. सो दिस इज कॉल्ड एज मिनरल न्यूट्रिएंट. सो इफ एनीवन आस्क यू अबाउट मिनरल न्यूट्रिएंट, व्हाट वुड यू रिप्लाई? यू विल रिप्लाई दैट इट इज जनरली यूज्ड टू रिफर एन इनऑर्गेनिक आयन. इट इज एन इनऑर्गेनिक आयन ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल and required for the plant growth. Okay, and the process of absorption, translocation and assimilation, ATA, you have to remember this code. ATA, absorption, A for absorption, T for translocation, A for assimilation. So ATA of nutrients by the plants is known as mineral nutrition. ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब करना, ट्रांसलोकेट मतलब प्लांट में ऊपर पहुंचाना लीव्स की तरफ, एंड एसिमिलेशन मीन्स उसको इनकॉर्पोरेट करना. मतलब ये इनऑर्गेनिक जो आपका आयन जाएगा वही अब
अब क्या किस में कन्वर्ट होगा, ऑर्गेनिक में होगा। क्यों होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होगा, लिपिड में होगा, जो फैट बोल रहे हैं, ठीक है, प्रोटीन में कन्वर्ट होगा। सो बेसिकली कन्वर्जन होगा। तो एसिमिलेशन मतलब उसी में मिल जाना। तो प्लांट जो है, प्लांट को उसमें इसमें इनऑर्गेनिक आयन पूरा कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्गेनिक में। So basically, plant answer reveals that plant body contains about 30 elements and in some cases as many as 60 elements. So जो प्लांट एनालिसिस की गई है उससे पता चला है कि प्लांट एज मैनी एज 60 एलिमेंट्स ले सकता है, ठीक है। वो लिया रूट्स के थ्रू या किसी के भी थ्रू 60 एलिमेंट्स उसने लिया है। तो द प्रेजेंस ऑफ सेवरल, लेकिन सारे के सारे एसेंशियल नहीं है। 60 एलिमेंट्स उसने प्लांट की बॉडी में अगर पाए जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि 60 के 60 एसेंशियल हैं, ठीक है। एसेंशियलिटी को जो क्राइटेरिया डिफाइन किया था वो आर्नल्ड ने स्टार्ट नहीं किया था। एंड ही प्रपोज क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी विच वर रिफाइंड बाय आर्नल्ड, सिंपल आर्नल्ड इन 1954। तो उसने आर्नल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा एग्जाम में और हर कोई पूछता है इस चीज़ को, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी क्या होती है। तो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी क्या बोलता है, दैट एनी एलिमेंट, वेट अ मिनट, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी बोलता है कि एन एलिमेंट, वेट अ मिनट, एन एलिमेंट इज कंसिडर्ड एज एसेंशियल। कोई भी एलिमेंट उसे एसेंशियल बोला जाएगा जो, तो उसमें 3 क्राइटेरिया है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। नंबर 1 इज व्हेन प्लांट्स कैन नॉट कंप्लीट वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ड्यू टू इट्स डेफिशिएंसी। मतलब उसकी कमी में प्लांट अपनी वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव स्टेज नहीं पूरी कर पा रहा है, तो वो उसे कहेंगे एसेंशियल। तो उसने पहले बोला कि अगर पहली चीज़ है कि वो डेफिशिएंसी, उसकी किसी प्लांट की उसकी डेफिशिएंसी हो रही है उस ऐसे एलिमेंट की, वो डेफिशिएंसी अगर मेजर चीज़ है, वो डेफिशिएंसी अगर रही एसेंशियल एलिमेंट की, तो प्लांट अपनी वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव स्टेज साइकिल पूरी नहीं कर पाएगा, तभी उसे हम एसेंशियल बोल रहे हैं। Next is when the deficiency can be corrected or prevented only by supplying this element. Okay, तो deficiency अगर आ जाती है तो हम सिर्फ और सिर्फ उसी न्यूट्रिएंट को दे सकते हैं और दूसरे न्यूट्रिएंट से वो डेफिशिएंसी करेक्ट नहीं होगी। तो व्हेन दिस डेफिशिएंसी, कई प्लांट में डेफिशिएंसी आ गई, सपोज मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी आ जाती है, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी आ गई, तो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम ही पूरी कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, कहने का ये मतलब है। एंड द थर्ड थिंग इज, एंड व्हेन द एलिमेंट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट, डायरेक्टली इन्वॉल्व है प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो ये 3 ही आपको इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसमें जो सेकंड पॉइंट है उसमें थोड़ा सा करेक्शंस किए गए हैं, बिकॉज कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो दूसरे की डेफिशिएंसी पूरा कर लेते हैं, ठीक है। सो आफ्टर दिस क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, दे आर एसेंशियल एलिमेंट्स इन ह्यूमन बींग्स, आपको पता होना चाहिए 19 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, फार्म एनिमल्स के 18 है, और प्लांट्स के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट है CHO, NPK, CEMGS, FeA, Mn, Zn, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और BN&I। ये निकल जो आया है लेटेस्ट ऐड हुआ है, कब ऐड हुआ है, 1987 में, ओके, 1987 में निकल ऐड हुआ है, ओके। So now with this flow chart you can easily understand that what are the essential plant nutrients, and they are total 17, and framework elements कौन से होते हैं, CHO स्ट्रक्चरल हैं, ओके, एंड मिनरल एलिमेंट्स टेकन मेनली फ्रॉम सॉइल, जो एयर एंड वाटर से लेने वाले 3 हैं CHO, एंड टेकन मेनली फ्रॉम सॉइल इन आयनिक फॉर्म, जो सॉइल से ही मेजरली लिए जाते हैं, वो कौन से, मैक्रो माइक्रो में है डिफाइंड, 6 मैक्रो 8 माइक्रो, and in 6 there is a primary nutrients NPK, okay, secondary nutrients CMGS, and micronutrients are there, okay. So this table you should keep in your mind. Now next thing is what are beneficial element. So we have gone through the essential elements, now we will talk about beneficial elements. So कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो आपके प्लांट में इम्पॉर्टेंस होते हैं, लेकिन किसी स्पेसिफिक प्लांट में, ओके, सम स्पेसिफिक प्लांट में, जैसे कि सोडियम है, वो शुगर बीट में एसेंशियलिटी दिखाता है, लेकिन अगर राइस में देखेंगे तो राइस में एसेंशियलिटी नहीं दिखा रहा है, उसकी एसेंशियलिटी नहीं है, तो शुगर बीट में एसेंशियल है। तो सेम वे कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट हैं
जो किसी किसी स्पेसिफिक प्लांट में हमारा यूज़, हमारे स्पेसिफिक प्लांट में हमारी एसेंशियलिटी दिखाते हैं. So beneficial elements are those elements which may not be beneficial or useful to all the existing plant but may be of prime importance to a specific element. तो कुछ स्पेसिफिक प्लांट के लिए होता है, इसलिए हम इसको एसेंशियल एलिमेंट्स की लिस्ट में नहीं डालते हैं. तो हम किस में इसमें डालते हैं, बेनिफिशियल एलिमेंट के नाम पे डालते हैं, जिसको हम पोटेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट भी बोलते हैं. ओके, तो इसमें बेसिकली कौन से आते हैं, कोबाल्ट, सोडियम, वेनेडियम, ठीक है, एंड सिलिकॉन. ओके, ये सब और भी बहुत आते हैं. ठीक है, तो these elements at very low concentration of under specific condition have been shown to stimulate the growth of certain plants. ठीक है, ग्रोथ दिखाते हैं लेकिन किसकी, certain plants की, और to have other beneficial effects. Examples I have already told you. There is a correction that nickel has been shifted to essential element. Nickel is not now beneficial element. Nickel is not beneficial element now. सो बेनिफिशियल एलिमेंट्स आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा. लेकिन उसके बाद फिर डीजे निकोलस ने एक फंक्शनल टर्म दिया, फंक्शनल न्यूट्रिएंट. जो फंक्शनल न्यूट्रिएंट होते हैं, आप वो बेनिफिशियल एंड एसेंशियल दोनों को जोड़ के जितने भी होते हैं 21 बोलते हैं बेसिकली, 21, 22. सो एनी मिनरल एलिमेंट दैट कंटेन्स इन प्लांट मेटाबॉलिज्म वेदर और नॉट इट्स एक्शन इज स्पेसिफिक. ओके, वेदर और नॉट इट्स एक्शन इज स्पेसिफिक. तो जितना भी एनी मिनरल न्यूट्रिएंट दैट फंक्शंस इन प्लांट न्यूट्रिएंट, उसका स्पेसिफिक पता हो ना हो, हमें एक्शन का पता ना हो, लेकिन फंक्शन कर रहा है, that functions in plant metabolism, that is termed as functional nutrient. Okay, so I think मैंने एसेंशियलिटी की जो टेबल है नेक्स्ट में, वो डिफरेंट साइंटिस्ट की, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. एंड आई थिंक दिस मच लेक्चर इज क्लियर टू यू ऑल. हिस्ट्री ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी. एंड if there is any query, you may ask me in the comment section or through personal platform WhatsApp. Okay, or you may directly call me also if there is a severe query. Okay, thank you so much.